नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति का क्या कारण था और 1857 की क्रांति क्यों हुई। तो कोई भी क्रांति होने का एक कारण नहीं है, मतलब कि कोई भी जो क्रांति होती है इसका यह मतलब नहीं कि एकाएक सैनिक उठा और वह क्रांति के लिए वो शुरू कर दिया। वो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा रीजन रहता है। होता है क्या है, कभी कभी कि बहुत दिन से हम किसी बात को बर्दाश्त करते 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 जब वो अति हो जाता है तो हमें उस पर कुछ बोलना पड़ता है। वह इसी प्रकार से किसी भी क्रांति के पीछे कोई ना कोई पीछे कारण रहता है और तब वह जाकर जब वो अति का अंत होता है तब वह क्रांति का रूप ले लेता है। तो यही है इसके संबंध में। आप लोग को पता होगा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश के द्वारा, मतलब क्या अंग्रेज की महारानी के द्वारा हमारे प्यारे भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी भेजा गया था व्यापार करने के लिए। कब भेजा गया? तो 1600 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था उस समय भारत पर मुगल बादशाह था कौन? उस समय भारत पर मुगल बादशाह था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो किया गया वह एक चार्टर अधिनियम के तहत किया गया और उस चार्टर अधिनियम में यह कहा गया कि आपको जाकर इंडिया में सिर्फ व्यापार करना है। यहाँ पर यह नहीं, मतलब क्या ब्रिटिश की जो महारानी थी या जिसको लोग ब्रिटिश क्राउन बोलते हैं, उनका यह उद्देश्य नहीं था कि हमें भारत में जाके हमें लूटना खसोटना है। उनका उद्देश्य यह था कि हमें जाके भारत में व्यापार करना है। क्यों? क्योंकि भारत शुरू से सूती वस्त्र और मसाला के लिए विश्व विख्यात था शुरू से ही। तो इस समय जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत पर किसका शासन था? तो भारत पर शासन था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई उस समय भारत पर मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में पहली बार जब अपनी ब्रांच को स्थापित किया, मतलब क्या, जब वो अपनी कंपनी को स्थापित किया तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत पर मुगल बादशाह का जहांगीर का शासनकाल चल रहा था उस समय। तो रॉयल चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आया। जब वो व्यापार करने आया तो मुगल बादशाह अकबर था और जब वो अपनी कंपनी की जब वो स्थापना किया तो उसमें भारत पर शासक कौन था? तो जहांगीर था। इस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई व्यापार करने के लिए तो मतलब क्या 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में बुलियनिज्म, मतलब क्या बुलियन शब्द का प्रयोग किया जाता था। बुलियन का मतलब क्या होता था? तो बुलियन का मतलब होता था कीमती धातुएं, मतलब कीमती वस्तुएं जैसे सोना चांदी तांबा, ये मतलब कि जो बहुमूल्य जो धातु है उसे एक तरह से बुलियन शब्द से संबोधित किया जाता था। तो वहाँ पर यह था कि बुलियनिज्म मतलब कि जिसके पास अधिक धन होगा वह शक्तिशाली राष्ट्र होगा। और उसके बाद क्या था? कोलोनाइजेशन, मतलब क्या? उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का भी परंपरा था, मतलब क्या ब्रिटेन का यह उद्देश्य था कि जो हमें उपनिवेशवाद, मतलब क्या हमें किसी देश पर राज करना है, हमें उस देश पर अधिकार करना है, इससे क्या होगी? मेरी समृद्धि में वृद्धि होगी। तो होता क्या था उस समय, क्या था निर्णय? तो मान लीजिए यह हुआ भारत, यह हुआ भारत और यह हुआ ब्रिटेन, यह हुआ क्या? ब्रिटेन। तो उस समय क्या चल रहा था? जैसे मान लीजिए कोई सूती वस्त्र है, उस वस्त्र को यहाँ से खरीदे, कहाँ से? भारत से खरीद कर ले जाया जाता था कहाँ? ब्रिटेन। तो अब आप बताइए, जैसे ही हमसे या कोई सामान खरीदा ब्रिटेन वाला तो हमें क्या देगा? वो हमें वो रुपया देगा या वो धातु देगा हमें? तो कोई भी देश उसकी सबसे मजबूत पक्ष क्या होनी चाहिए? एक तो उसका सबसे मजबूत पक्ष होना चाहिए क्या? रक्षा, और उसके पास, उस देश के पास धन होना चाहिए, मतलब क्या संपत्ति होनी चाहिए अधिक से अधिक। तो ब्रिटेन से शुरू में क्या हो रहा था? ब्रिटेन से बुलियन, ब्रिटेन से संपत्ति वस्तु था वह मेरे यहाँ आ रहा था क्योंकि यह हमसे कच्चा वस्तु खरीद रहा था। तो इस बात की भनक ब्रिटेन की महारानी को, मतलब क्या वहाँ के क्राउन को लगा। तो वहाँ के क्राउन का यहाँ पर सोचना यह हुआ कि जो ऐसे में तो भारत अमीर हो जाएगा और जैसे ही वो अमीर होगा, मतलब क्या, तो हम गरीब होंगे, तो वो मेरी बात क्यों सुनेगा वो। तो इस कारण से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बुलाकर बोला गया कि ये तुम क्या कर रहे हो,
ऐसे में तो भारत में पैसा जा रहा है, आ क्या रहा है, वस्तु आ रहा है। तुम ऐसा करो कि पैसा भी उसका आए और वस्तु भी उसका ही आए। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यह कहा गया आप जो कहेंगे वही किया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद यह रूल अपनाई कि मान लीजिए एक शॉट है मान लीजिए, तो उसका कच्चा पदार्थ वो यहाँ से खरीदा 50 पैसा में मान लीजिए, और इसी वस्तु को वो ले गया ब्रिटेन और वहाँ पे थोड़ा वो क्या किया लेबल, किसी कंपनी का लेबल लगा दिया और उसी वस्तु को फिर वहाँ से लाकर हमारे पास वो बेचा 60 रुपया में। 50 पैसा में खरीदा और 60 रुपया में वही वस्तु अब वो हमें बेचा और हमें लेना मजबूरी था क्योंकि वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। तो अब क्या हुआ, दोनों परिस्थिति में मेरा लॉस हुआ और दोनों परिस्थिति में ब्रिटेन का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एक तो 50 पैसा में खरीदा तो मेरे पास 50 पैसा आया और उस 50 पैसा के एवज में हमने उसको कितना, तो 60 रुपया मतलब क्या 59 रुपया 50 पैसा हमने उसे दिया, तो यह उसके लिए प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, ब्रिटेन जो है बुलियनिज्म का प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद ब्रिटेन उपनिवेशवाद पर भी अपना प्रसार बढ़ाना शुरू किया। मतलब क्या, हमें अधिक से अधिक देशों पर अपना अधिकार जमाना है, हमें अधिक से अधिक देशों पर अपना प्रभुत्व सत्ता स्थापित करना है, जिससे उस देशों पर मेरा अधिकार हो, मेरा भय हो और हम शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में कायम रहें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुलियन और उपनिवेशवाद का प्रयोग किया गया। डायरेक्ट हम एकाएक यह नहीं कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो एक दिन की सोची समझी क्रांति थी, ऐसा नहीं है। 1857 की क्रांति से 100 साल पहले बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, आंदोलन भी हुआ, जिसके अंतर्गत 1757 प्लासी युद्ध, 23 जून 1757 का प्लासी युद्ध आता है, 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध आता है, फिर उसके बाद संथाल विद्रोह, बहुत सारा इस तरह का छोटा मोटा विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह होता रहा। उसी में अफगान युद्ध भी हुआ, केनिया युद्ध भी हुआ, संथाल विद्रोह भी हुआ, कर्नाटक सिख युद्ध भी हुआ। तो युद्ध तो इससे पहले भी हुआ, 1857 की क्रांति से पहले भी हुआ, लेकिन उन सभी युद्ध का भी इसमें कहीं ना कहीं समावेश है। उन सभी युद्ध को देखते हुए इस युद्ध का भी बीज बोया गया था, 1857 की क्रांति का बीज बोया गया था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई व्यापार करने, तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी, कौन कौन सा, बंगाल प्रेसिडेंसी जो था वह सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी था, इसके लिए व्यापार के लिए, और अंग्रेजों का था वह सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी कौन था, बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी था वह समृद्धशाली प्रेसिडेंसी था। वैसे उसमें 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। उड़ीसा में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वहाँ पर भी अपना प्रभाव, अपना अधिकार क्षेत्र जमाना शुरू किया गया। कहाँ, उड़ीसा पर। उड़ीसा से संबंधित आप लोग समझ सकते हैं, गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा मतलब चिल्का जिल कहाँ, उड़ीसा में, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है, और उसके बाद व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, वह भी उड़ीसा में ही है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। तो इस तरह से क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। एक समय आता है 23 जून 1757 ईस्वी को, जिसके मतलब उस दिन पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी जो है वह पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। पलासी का युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच हुआ, तो पलासी युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ 1757 में। बंगाल का यहाँ चर्चा किया गया तो बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शीद कुली खां, जिन्होंने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया, तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, और उनके बाद अलीवर्दी खां बने, मतलब क्या मुर्शीद कुली खां बाद सुजाउद्दीन बाद अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां के शासनकाल में ही बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगा, व्यापारों का स्वर्ग। बंगाल को जो है वह स्वर्ग के नाम से संबोधित किया गया। किसके शासनकाल में, तो अलवर्दी खां के शासनकाल। अलवर्दी खां का शासनकाल 1740 से 1756 तक था, और उसके बाद ये सिराजुद्दौला आ गया। तो रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव, और इधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 का क्या हुआ, पलासी का युद्ध हुआ। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ
अंग्रेज विजयी हुआ। 1757 की क्रांति के प्लासी युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ, रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ। विजयी होने का रीजन क्या था? सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति मतलब कि उनका साथी उन्हें धोखा दिया, जिस धोखा के कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद अंग्रेज जो है वह मतलब क्या एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मतलब लूटना खसोटना का प्रारंभ किस युद्ध से हुआ? तो प्लासी युद्ध से प्रारंभ हो गया। लेकिन चरमोत्कर्ष पर मतलब कि पूर्ण रूप से आधिपत्य किस युद्ध के बाद? तो पूर्ण रूप से आधिपत्य ईस्ट इंडिया कंपनी 23 अक्टूबर 1764 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध 23 अक्टूबर कहीं कहीं 22 अक्टूबर मिलता है। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज इस युद्ध में भी विजय हुआ, लेकिन इस युद्ध में अकेला बंगाल नहीं लड़ा था। इस युद्ध में बंगाल के शासक मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, इन तीन मतलब कि ये तीनों एक साथ थे। कौन कौन? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, ये तीनों एक साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और युद्ध हुआ, जिस युद्ध में इन्हें पराजय करना पड़ा और अंग्रेज 1764 बक्सर के युद्ध में भी विजयी हुआ। इस बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक एग्रीमेंट किया गया या एक संधि किया गया, ट्रीटी किया गया, जिस ट्रीटी को हम लोग इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद संधि के नाम से दो संधियां हुई। एक इलाहाबाद की संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को, और एक इलाहाबाद की संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। वह किसके साथ? तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। शाह आलम द्वितीय मतलब कि मुगल बादशाह की सबसे बड़ी भूल जो कही जाए वह इलाहाबाद की संधि थी। हुआ क्या था? इस संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो दीवान था वह अंग्रेजों को दे दिया गया और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया गया। और दीवान का मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो जाए। इससे पहले, इस इलाहाबाद की संधि से पहले एक मुगल बादशाह थे 1717 ईस्वी में, फर्रुखसियर नाम के। फर्रुखसियर नाम के एक मुगल बादशाह थे, जिन्होंने दस्तवत नाम का एक इशू जारी किया। दस्तखत जो था वह एक ऐसा मतलब क्या एक कानून था या एक ऐसा फरमान था जिसके तहत, उस फरमान के तहत आप यदि वो फरमान दिखा देते तो आपको कहीं पर भी टैक्स नहीं लगता। मतलब क्या आपका कोई भी व्यापार, उस व्यापार पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो यह भी मुगल बादशाह के लिए सबसे बड़ी भूल हुई। क्या? फर्रुखसियर भी एक गलती किया था और उसी गलती को दोहरा दिया कौन? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद की संधि के तहत जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछता है, इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है वह पूर्ण रूप से कह सकते हैं भारत पर अपना अधिकार क्षेत्र जमाना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी जब ब्रिटिश क्राउन को हुई तो ब्रिटिश क्राउन को लगा कि जो हम तो नहीं थे, इसको कंपनी को व्यापार करने के लिए जब यह अपना अधिकार क्षेत्र जमा लेगा, मतलब क्या जब ये शासन करना शुरू करेगा तो यह फिर मेरी बात को कैसे मानेगा। तो उस पर कंट्रोल लगाने के लिए, किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल लगाने के लिए समय समय पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा क्या किया गया? तो समय समय पर अधिनियम बनाकर भेज दिया गया। यह जो अधिनियम बनता था 1773 चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833, 1853, 1858, 1793, मतलब 1773 से 1858 तक जो एक्ट लाया गया, कानून बनाया गया,
इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने का मतलब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र था उसको धीरे धीरे क्या किया जाता था, उसको उसके अधिकार को धीरे धीरे कम किया जाता था इन अधिनियमों के द्वारा। तो अब क्या हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 फिर आया, फिर 1793, फिर 1813, 1833, 1853, 1858। 1858 में तो पूर्ण रूप से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब क्या समाप्त कर दिया गया 1858 चार्टर अधिनियम के तहत। तो यहाँ से हम बीज बो सकते हैं किसका, 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति से तब मतलब क्या कुछ वर्ष पहले, मतलब क्या 1 वर्ष पहले लगभग 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो इन सभी का अब आप देख रहे हैं किस तरह से वो हम पे शासन कर रहा है, हमारा किस तरह शोषण कर रहा है। तो इन सभी बातों को आदमी अपने तक तो रख रहा था, लेकिन आदमी में गुस्सा फूट रहा था और वो सोच रहा था कि कब ऐसा मौका मिलेगा जो हम लोग अंग्रेज पर धावा बोलेंगे। तो यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। एकाएक 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं हुई है। अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के का जो हुआ उसका रीजन क्या सब है। अठारह की क्रांति का पहला रीजन हम लिख सकते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण तो 1857 की क्रांति का जो है प्रमुख रूप से पाँच छह कारण को हम लोग समझ सकते हैं। पहला कारण था सामाजिक कारण, मतलब क्या सोशल, उसके बाद धार्मिक रिलीजियस, आर्थिक इकोनॉमिक, राजनीतिक पॉलिटिकल काउजेज बोल सकते हैं कारण को, सैनिक मिलिट्रियन, और तात्कालिक को बोल सकते हैं इमीडिएट काउजेज। मतलब क्या यह जो 6 प्रकार का है, यह 6 प्रकार का 1857 की क्रांति का कारण था। इन 6 बिंदुओं के कारण 1857 की क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक कारण के संबंध में कौन कौन सा था। सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण हम लोग देखेंगे सबसे पहला तो इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन। दूसरा क्या था तो सती प्रथा, और तीसरा था विडो रीमैरिज। मतलब क्या सामाजिक कारण में सबसे पहला था अंग्रेजी शिक्षा, दूसरा था सती प्रथा, और तीसरा था क्या विधवा पुनर्विवाह। तो इंग्लिश एजुकेशन। अब एक चीज़ देखिए, अभी वर्तमान समय में ही हम लोगों को ऐसा थोप दिया जाए मोदी जी के द्वारा कि जितने भी छात्र हैं, मतलब जितने भी लोग हैं हमारे भारत में, उन सभी को अपने एजुकेशन के लिए मतलब क्या जहाँ वो पढ़ने जाते हैं वहाँ पर उन्हें फ्रेंच में बात करना पड़ेगा, या उन्हें रशियन में बात करना पड़ेगा, या उन्हें स्पेनिश में बात करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग आंदोलन करेंगे? नहीं, वास्तव में हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग उस भाषा को जानते नहीं हैं और उस भाषा को आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो हमें बुरा लगेगा ही। अभी ही हम लोग यदि थोड़ा मोड़ा कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, तो इंग्लिश जो बोलता है तो अभी भी हम लोग को दिक्कत होता है। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ इंग्लिश का जो है उतना प्रचलन नहीं है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा यह किया गया कि इंग्लिश एजुकेशन को भारतीयों पर दिया गया क्या कि अब इन्हें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ पक्ष में भी व्यक्ति थे, मतलब क्या इंग्लिश एजुकेशन के पक्ष में भी कुछ व्यक्ति थे, वह चाहते थे कि हम भारतीय जो है वह इंग्लिश एजुकेशन पकड़ें, मतलब क्या इंग्लिश एजुकेशन हम लोग शिक्षा ग्रहण करें। रीज़न क्या था, उनका सोच यह बोल रहा था कि यदि हम इंग्लिश सीख जाएंगे, मतलब क्या यदि हम भारतवासी इंग्लिश सीख जाएंगे तो उसके भाषा में, किसके भाषा में, अंग्रेज को अंग्रेज के भाषा में ही हम लोग समझा सकते हैं। उनका यहाँ पर विचार यह था। इस कारण से 1-2 भारतीय ऐसे हुए जो इस पॉलिसी को, इस इंग्लिश एजुकेशन का समर्थन किए।
उसके बाद आता क्या, सती प्रथा। पहले ऐसा होता था कि यदि किसी का पति मर जाता था तो उस महिला को भी वहाँ पर उसी मतलब क्या लाश पर फेंक जाता था और उसे भी जिंदा जलाया जाता था। तो इस प्रथा को भी, इस परंपरा को भी प्रतिबंध किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये बातें सही थी, लेकिन हम लोग तो पुरानी मानसिकता के व्यक्ति हैं, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग की परंपरा में क्या कर रहा है, हम लोग के सामाजिक कार्य में यह हस्तक्षेप कर रहा है। अब जैसे ही किसी का जैसे सती प्रथा को बैन लगाइएगा, सती प्रथा बैन कीजिएगा, तो वह जो महिला होगी वह विडो होगी। विडो का मतलब क्या, विधवा होगी। तो विधवा के लिए क्या किया गया, पुनर्विवाह, रीमैरिज। तो यह भी यहाँ के लोगों को अजीब लगा कि हम लोगों का परंपरा है कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होगा, और अंग्रेज क्या चाहता है कि विधवा का पुनर्विवाह किया जाए। तो इन 3 कारणों को हम लोग सामाजिक कारण के अंतर्गत रख सकते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन के संबंध में हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश एजुकेशन के संबंध में 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम आया था, 1813 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम आया था, उसके तहत यह बोला गया कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष इंग्लिश एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। इंग्लिश एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। 1813 चार्टर अधिनियम के तहत यह बताया गया कि जो भारत में जो है एजुकेशन पर, शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा इंग्लिश एजुकेशन पर। इसका रिकमेंडेशन मतलब क्या है, इंग्लिश एजुकेशन का सिफारिश करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इंग्लिश एजुकेशन का सिफारिश करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन का क्या किया गया, समर्थन किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1813 में चार्टर अधिनियम आया, जिसके तहत एजुकेशन पर 1 लाख रुपया खर्चा करने का निर्णय लिया गया। और लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन किया। मतलब क्या, लॉर्ड मैकाले के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन के लिए सिफारिश किया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, इसको धरातल पर किसने लागू किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन लागू किया गया। इसके समर्थक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय पहला, और सेकेंड ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर। राजा राम मोहन राय का यह सोचना था कि इंग्लिश यदि हम लोग सीख जाएंगे तो अंग्रेज को अंग्रेज के भाषा में ही हम लोग जवाब दे सकते हैं। राजा राम मोहन राय से यहाँ पर आप याद रखिएगा 1828 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी नामक पत्रिका 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा मीरात उल अखबार यह पत्रिका 1822 ईस्वी में, संवाद कौमुदी यह साप्ताहिक पत्रिका था बंगाली लैंग्वेज में, जो 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखा गया। उनके पत्रिका यह दोनों संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय क्या कहता है, तो द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को द मॉडर्न ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है। किसने कहा इन्हें यह चीज़, द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजा राम मोहन राय को द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया। यह बात जवाहरलाल नेहरू ने किस बुक में कहा, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजा राम मोहन राय को द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया।
राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा 1825 और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1815 ईस्वी में, यह दोनों के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो यहाँ से हम लोग यह सब बात याद रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो यह था क्या इंग्लिश एजुकेशन के संबंध में इस प्रकार से भारतीयों के द्वारा भी सपोर्ट किया गया। फर्स्ट ऑफ राम मोहन राय, सेकेंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सती प्रथा। सती प्रथा के संबंध में क्या है? सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध, मतलब क्या, सती प्रथा को बैन किया गया, बंद कर दिया गया। कब किया गया? तो सती प्रथा को बंद किया गया 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर बैन किया गया 1829 ईस्वी में। कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके भी समर्थक कौन थे? तो सती प्रथा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय के संवाद कौमुदी में सती प्रथा के बारे में चर्चा किया गया। और जब कभी पूछे कि जो किस समाज ने सती प्रथा का विरोध किया, तो ब्रह्म समाज। और जब पूछे ब्रह्म समाज के संस्थापक किन्हें मनाता है, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राम मोहन राय को माना जाता है। और इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, हमें यह भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधवा पुनर्विवाह। नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह। आप लोग को याद होगा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह। और इस समय कौन थे? तो डलहौजी। इस समय गवर्नर थे कौन? वो डलहौजी से पूछे तो 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहा। इन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार रेलगाड़ी का पट्टी बिछाया गया। और रेलवे का जनक भी भारत में इन्हीं को माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। रेलवे का पितामह जब पूछे तो जॉर्ज स्टीफन, लेकिन रेलवे का जनक तो लॉर्ड डलहौजी के नाम से वो जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हम लोग व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं, वह भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चालू किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड डलहौजी, इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का योगदान था। भारतीय में किसने सपोर्ट किया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह के संबंध में सपोर्ट किया गया। क्या यहाँ यह होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा कारण क्या था। पहला सामाजिक कारण था, दूसरा कारण क्या था? तो रिलीजियस, मतलब क्या, धार्मिक रीजन, धार्मिक कारण। दूसरा कारण था धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अंग्रेज के द्वारा एक जनरल सर्विस एक्ट लाया गया। और दूसरा क्या था? तो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। मतलब क्या, अंग्रेज के द्वारा इस धार्मिक रीजन में हम बता सकते हैं कि अंग्रेज के द्वारा ऐसा किया गया कि जो भी ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं या सिख हैं या मुस्लिम बंधु हैं, तो कोई भी जो टीका करता है, जो कि मतलब क्या, मुस्लिम बंधु अपना दाढ़ी रखते हैं वो दाढ़ी नहीं रखेंगे, ब्राह्मण बंधु चंदन नहीं लगाएंगे, सिख बंधु जो कृपान रखते हैं वो नहीं रखेंगे। मतलब क्या, इस तरह से जो व्यक्ति सेना में आना चाहता है उसे यह सब सेक्रीफाइस, मतलब क्या, त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह विभेद उत्पन्न हुआ। और इसके लिए क्या किया गया इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा? तो क्रिश्चियन पंडित, मतलब क्या, क्रिश्चियन मशीनरी को, मतलब क्या, क्रिश्चियन पंडितों को बुलाया गया। और वह बुलाने से हुआ क्या? उससे यह हुआ, प्रभाव यह पड़ा कि आम जनता को, आम नागरिकों को क्रिश्चियन पंडितों के द्वारा अपने धर्म के बारे में पॉजिटिव बात बताया जाता था। और उनको उनके धर्म के बारे में नेगेटिव बात बताकर अपने धर्म में शामिल किया गया। एज पर हम बोल सकते हैं धर्मांतर।
तो यह इसका रिलीजियस हुआ, रिलीजियस कॉजेज हुआ, धार्मिक कारण हुआ। तीसरा अब हम लोग देखते हैं क्या, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, अब हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक कारण में क्या सब है वो देखिए हम। आर्थिक कारण में सबसे पहले आता है जमींदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, महलवारी प्रथा। जमींदारी प्रथा का मतलब यह हुआ कि जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो अपने एरिया में 500 बीघा ज़मीन का मालिक है वो, तो अंग्रेज के द्वारा उसे यह बोल दिया गया, और जो गरीब किसान है वह कर्ज लेने के लिए किसके पास जाएगा, उसी जमींदार के पास, उसी साहूकार के पास। तो वह कर्ज देगा, फिर वह उससे क्या करेगा, जो उसका इंटरेस्ट होगा, टैक्स वो वसूल करता है। तो अंग्रेज द्वारा ऐसा कहा गया कि भैया जमींदार आप जो हैं, आप अपने गांव में सभी व्यक्तियों से टैक्स वसूल कर हमें दोगे। तो जमींदार के द्वारा बोला गया भैया इससे हमें क्या प्रॉफिट है, तो बोला कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर से, जमींदारी प्रथा, मतलब क्या, जमींदारों के द्वारा शोषण किया गया। भारत के व्यक्तियों को भारतीयों के द्वारा ही शोषण किया गया, यह बात भी सामने। जमींदारी प्रथा का मतलब क्या हुआ, तो जमींदारों के द्वारा अपने जो लोकल, जो उनके गांव के जो किसान थे, उनसे टैक्स वसूल करके अंग्रेज के पास जमा किया जाता था, और उन्हें अपने यहाँ जो ज़मीन था उस पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। दूसरा आया क्या, दूसरा था रैयतवारी प्रथा। तो रैयतवारी प्रथा में क्या हुआ, तो रैयतवारी प्रथा में यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने टैक्स को खुद से जमा करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने टैक्स के लिए खुद से जमा करना। अब बताइए, आपके पास रुपया नहीं हो, आपके पास एक जमींदार सब कर्ज लिए हैं, पहले तो आप वह कर चुका रहे हैं, दूसरा बात आपके फसलों पर टैक्स लगा दिया जाए, तो क्या आपका मन दुखी होगा या नहीं होगा, अवश्य मेरा मन दुखी होगा। तो यही तो था कारण इस 1857 की क्रांति का। आदमी कुंठित होते गया, दुखों को पीते गया, कष्ट को सहते गया। लेकिन जब एक ऐसा समय आया तो वहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया और आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। तो अभी हम उसे रैयतवारी में क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने फसलों पर टैक्स देना पड़ता था, अंग्रेज के पास जाकर खुद जमा करना पड़ता था। तीसरी बात आई क्या, तो महलवारी प्रथा। महलवारी प्रथा में क्या था, पूरा गांव पे ही टैक्स लगा दिया जाता था, और गांव के तरफ से, पूरा गांव की तरफ से टैक्स जमा किया जाता था। और टैक्स का जो दर था, लगभग टैक्स का जो दर था वो लगभग 89% था। मतलब क्या, इतना भारी भरकम टैक्स लिया जाता था। कहाँ, हमारे भारतीयों से, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा, इसके तहत क्या किया जाता था, जमींदारों के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। जमींदारी प्रथा में टैक्स जो था वह जमींदारों के द्वारा वसूला जाता था, और इसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इस जमींदारी प्रथा को परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, या इसे हम अस्थाई बंदोबस्त भी कह सकते हैं। इसे जमींदारी प्रथा को अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। और इसको लागू करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी प्रथा मतलब क्या, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को लागू करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका रिकमेंडेशन मतलब क्या, सिफारिश किसने किया था इस प्रथा के संबंध में, तो जॉन सॉर के द्वारा प्रथा के लिए सिफारिश किया गया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया, यह प्रथा लागू किया गया। दूसरा प्रथा कौन था, रैयतवारी प्रथा। रैयतवारी प्रथा, तो रैयतवारी प्रथा के बारे में यह बोला गया, यह किसानों से ज़्यादा था। और थॉमस मुनरो, रैयतवारी प्रथा जो था, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड। रैयतवारी प्रथा कहाँ चलाया था, तो साउथ इंडिया में,
मतलब क्या, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रथा चलाया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा का संबंध तो थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड, इन दोनों का संबंध किस प्रथा से है, तो रैयतवाड़ी प्रथा। इसमें क्या होता था, रैयतवाड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना अलग अलग टैक्स देना पड़ता था और वह टैक्स जाके उसे अंग्रेज के पास जमा करना पड़ता था, जो था या तो कृषि से संबंधित टैक्सेशन था। तीसरी बात कौन, तो तीसरी महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त में यह बोला गया है कि जो यह विलियम बेंटिक महलवाड़ी बंदोबस्त तो विलियम बेंटिक। और महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि पूरा गांव के द्वारा टैक्स जमा किया जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त में जमींदारी में टैक्स वसूला जाता था जमींदारों के द्वारा। रैयतवाड़ी में गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना टैक्स देने के लिए अंग्रेज के पास जाना पड़ता था। और रैयतवाड़ी प्रथा साउथ इंडिया, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड। महलवाड़ी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और महलवाड़ी प्रथा जो था यह पूरे गांव के द्वारा वसूला जाता था, पूरे गांव के लोगों के द्वारा यह टैक्स वसूला जाता था। तो हम लोग ने आर्थिक कारण, अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण क्या है। तो इन सब कारणों को हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि यही सब आपसे परीक्षा में पूछता है। अभी तक हम जितना आपको बता रहे हैं यही सब परीक्षा में पूछता है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन। अब है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आप कह सकते हैं इससे मुगल भी नाराज था, अवध भी नाराज था, मगध भी नाराज था, कानपुर भी नाराज था, झांसी भी नाराज था। लेकिन राजनीतिक कारण का मतलब हम यह कह सकते हैं कि इसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस का मतलब यह हुआ, इसने सबसे पहले क्या किया, तो सहायक संधि लागू किया। सहायक संधि का कहने का क्या मतलब है? सहायक संधि का, सब्सिडरी का मतलब जैसे यह हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है और वह कंपनी क्या करती है, वह इस स्टेज को तैयार करती है, लेकिन इस स्टेज का जो ढक्कन है, कवर जो है, इसे कोई और कंपनी तैयार करती है। एक तरह से फ्रेंचाइजी कंपनी बोलते हैं, मतलब कि इससे रिलेटेड एक कंपनी और है जो ये ढक्कन देती है, और जब इस स्टेज में ढक्कन लगता है तब यह स्टेज पूर्ण रूप लेता है और तब ये मार्केट में सेल होता है। तो सब्सिडी का कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ, अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया, गवर्नरों के द्वारा यह कहा गया, भारतीय राजाओं को क्या कहा गया, यदि कोई आप पे आक्रमण करता है तो आपकी सहायता हम करेंगे। मतलब क्या, यदि आप पे कोई दूसरा राजा, अन्य राजा यदि आप पे आक्रमण करता है तो आपके तरफ से मेरी सेना आपका सुरक्षा करेगा और आप लोगों का प्रोटेक्शन हम करेंगे। और इसके तहत उसने लोभ दिया, और लोभ देने के तत्पश्चात इसने क्या किया, धीरे धीरे उस क्षेत्र पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। और यह जो सहायक संधि है, यह सहायक संधि 1798 ईस्वी में वेलेस्ली के द्वारा, पूछता है सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। कब? 1798 ईस्वी में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी पर, तो हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है, और हुसैन झील जो है वह यहीं पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल के लिए हैदराबाद ही है, वैसे उसकी राजधानी अमरावती बनाने की घोषणा की गई है। तो सहायक संधि के तहत यह हुआ। दूसरा क्या था, दूसरा था व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत का मतलब क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। व्यपगत सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट डलहौजी।
डलहौजी का शासन का 1848 से 1856 तक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या बेबगा सिद्धांत, इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जो अब राजा का जो पद है वह समाप्त किया जाता है, मतलब क्या अब कोई भी राजा नहीं होगा, वह प्रिंस कहलाएगा लेकिन वह अधिकार नहीं दिखाएगा, वह मेरे पेंशन पर जीवित रहेगा। मतलब क्या उसे मेरे द्वारा मतलब क्या अन्य द्वारा पेंशन दिया जाएगा। यदि कोई दत्तक पुत्र लेता है, मतलब ऐसे मानिए किसी राजा का वंश नहीं है और वो एडॉप्ट करता है किसी बच्चे को, तो वह एडॉप्टेड बच्चा राजा नहीं बनेगा। यह भी इसके तहत कहा गया था बेबगा सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है यह किसने, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह शुरू किया गया। फिर यहाँ से पूछता है आपसे एग्जाम में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था। जैसे सहायक संधि सब्सिडी अलायंस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद। उसी प्रकार से बेबगा सिद्धांत को पाने वाला मतलब क्या फॉलो करने वाला या अधिकार इस पर जमाया गया, तो सतारा जो है वह महाराष्ट्र में है। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो बेबगा सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला कौन सा क्षेत्र था, तो पहला सतारा था। तो नागपुर भी है, अवध भी है, कुल इस प्रकार से बुंदेलखंड का भी एरिया है। लगभग आठ ऐसा क्षेत्र था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अपने अंदर अंग्रेज कर लिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया। और सतारा जो बना, सतारा महाराष्ट्र का हिस्सा है। महाराष्ट्र का मतलब आप बोल सकते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी जी को ही गोवा का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी। और महाराष्ट्र से आप बोल सकते हैं तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वह भी महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब क्या विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78 है महाराष्ट्र में। और जनसंख्या मतलब 2011 की जनगणना के अनुकूल भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य भी महाराष्ट्र ही है। और भारत का तटीय प्रदेश वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही है। जो भारत का पश्चिमी राज्य है, आपको यह भी याद रखना है, महाराष्ट्र मतलब मुंबई, मतलब क्या आप बोल सकते हैं 1960 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी। और गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव भी वहाँ पर मनाया बालगंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो राजनीतिक कारण आप देख सकते हैं सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह राजनीतिक कारण के अंतर्गत था। इसके अंतर्गत क्या किया गया, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति में, तो बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर, जो जफर एक टाइटल था, जब आपसे पूछिए बहादुर शाह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो वहाँ से नेतृत्व किया। लेकिन वहाँ से उनका सैनिक कौन था, तो बख्त खान के द्वारा किया गया। कानपुर से किया गया किसके द्वारा, तो नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। नाना साहब का मूल नाम था धोंधुपन और तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद झांसी से आप लोग को पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ से बेगम हाजरत महल के द्वारा क्या किया, 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हम यह सब बोल सकते हैं, मतलब क्या उसके बाद वहाँ पर कोई भी राजा नहीं बना था, यह बात हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद आता है क्या, तो मिलिट्री मतलब क्या, सैनिक रीजन, सैनिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का सैनिक कारण क्या था, 1857 की क्रांति का सैनिक कारण। सैनिक कारण यह बोला कि 1857 की क्रांति में डबल सैलरी, मतलब क्या उस समय सैलरी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, भत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब क्या हुआ, यदि कोई सेना समुद्र पार करके कहीं और लड़ने जाता था तो उसे डबल सैलरी मतलब क्या, उसे भत्ता दिया जाता था। लेकिन यह जो भत्ता दिया जाता था यह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही दिया जाता था, भारतीय सैनिकों को यह डबल सैलरी का सिस्टम का लाभ नहीं दिया जाता था। दूसरा बात क्या था, अपर पोस्ट, मतलब क्या उस सैनिक में मिलिट्री में था सबसे अपर पोस्ट भारतीयों को लिए था क्या, सूबेदार। इससे आगे भारतीय नहीं बढ़ सकता था। जबकि अंग्रेजी सैनिक था वह गवर्नर था, मतलब गवर्नर के नज़दीक तक उसका पद प्रमोशन होता रहता था। लेकिन भारतीयों का प्रमोशन हाईएस्ट सीनियरिस्ट पद कौन था, तो वह था सूबेदार का पद।
इससे आगे भारतीयों को बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। तो यह 2-3 रीजन, इसके कारण क्या हुआ, भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। क्या तो समुद्र के पार लड़ने हम भी जा रहे हैं, हमारे पास भी वह योग्यता है, फिर मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, फिर हमें डबल सैलरी का जो सिस्टम है वो हमें क्यों नहीं मिला, हमें भत्ता क्यों नहीं मिल रहा। इसके कारण क्या हुआ, सैनिकों के मन में पहले से ही क्या था, असंतोष उत्पन्न था। अब एक आता है इमीडिएटली कारण, मतलब कि तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में ऐसा कहा जाता है क्या, तो तात्कालिक कारण में गाय और सुअर के चर्बियों से एनफील्ड, मतलब कि बंदूक को जो था खोलने वाला, उसे दांत से पकड़ के उस चर्बी को चीर के उसे खोला जाता। गाय जो हिंदुओं का पवित्र पशु माना जाता है, और सुअर जो है वह मुसलमान बंधुओं का, मुसलमान भाइयों का पशु माना जाता है। जिसके कारण क्या हुआ, दोनों में मतलब क्या एक तरह से द्वेष किसी पर, अंग्रेजों के प्रति। जब पहले गाय के बारे में सुना गया तो कुछ बंधु खुश हुए कि चलिए हिंदू तुम्हारे गाय को ऐसे किया जा रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं यहाँ पर सुअर को भी किया जा रहा है, तो इमीडिएटली जो कारण था उसे हम लोग बोलते हैं चर्बी वाला कारतूस। तो इस प्रकार के आज हम लोग 1857 की क्रांति का रीजन क्या था, कारण क्या था, इस संबंध में आज हम लोग देखे हैं। इसका होने का कारण क्या था, तो इन कारणों से 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा दिया गया कथन है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो शब्द है यह बी.डी. सावरकर जी के द्वारा दिया गया, उन्हें कहा गया। 1857 की क्रांति के संबंध में यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था, तो डिजरेली सर के द्वारा यह बोला गया कि 1857 की क्रांति था, यह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्रोह था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिमों का एक षड्यंत्र था। यह किसके द्वारा क्या कहा गया, तो जेम्स आउट्रम और टेलर के द्वारा, मतलब क्या, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। यह किसने कहा था, तो जेम्स आउट्रम और टेलर सर के द्वारा यह कहा गया। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था, तो सर जॉन लॉरेंस और सीले। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था, तो सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा। 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है, आप बोल सकते हैं बैरकपुर से। बैरकपुर कहाँ है, तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, वर्तमान बंगाल में। और वहाँ पर 29 अप्रैल, मतलब क्या, मंगल पांडे जी के द्वारा 1857 की क्रांति का जो बीज बोया गया वह मंगल पांडे जी के द्वारा, और मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। जिसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से यह क्या हुआ, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। 11 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर से सैनिकों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे नेता बनिए और नेतृत्व कीजिए। उन्होंने शुरुआती दौर में मना किया, लेकिन बहुत सारे सैनिकों समझाने के बाद उन्होंने भारत का नेतृत्व करने के लिए, इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए वह तैयार हुए हैं। तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर के द्वारा। लखनऊ से बेगम हजरतमाल, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह के दोनों भाई के द्वारा किया गया। पटना से पीर अली खान जी के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति जो है वह साउथ इंडिया में इससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मतलब क्या, 1857 की क्रांति का जो प्रभाव पड़ा वह सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं हम उत्तर भारत में प्रभाव पड़ा। और यह जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें नेशनलिज्म की कमी थी, मतलब क्या, राष्ट्रीयता की कमी झलक रही थी। मतलब क्या, जितने भी राजा, जितने भी जो भी इसमें लड़े हैं इस युद्ध में, उन सबों ने अपने अपने लिए लड़ा। मतलब कि कोई अपने कुर्सी के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी गद्दी के लिए। इस कारण से यह आंदोलन अनसक्सेस रहा। दूसरी बात, एकता की कमी थी, एक अच्छा लीडरशिप की कमी थी 1857 की क्रांति में। दूसरी बात क्या हुई, अर्बन एजुकेटेड, मतलब क्या, शहरी लोग, एजुकेटेड लोग, और पूरा भारत शामिल नहीं हो पाया इसमें। इस कारण से भी यह जो युद्ध है 1857 क्रांति का जो विद्रोह था, यह विद्रोह अनसक्सेस कह सकते हैं हम लोग। तो आप लोग 1857 की क्रांति को आज हम बताने का प्रयास किए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ें आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। इस तरह से 1857 की क्रांति को आज हम लोग समझ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।